नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि भारत में आज दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव शुरू हुआ है। इस समय भारत में लगभग 97 करोड़ वोटर्स हैं और यह अमेरिका की आबादी से लगभग 3 गुना है। फैसला इस बात का होना है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, और अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो इसका मतलब होगा कि सत्ता से विपक्ष का वनवास 5 साल के लिए और बढ़ जाएगा और यह वनवास हो जाएगा 15 साल का। आज लोकसभा की 102 सीटों पर चुनाव हुआ है और इनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। एग्जिट पोल करने वाली चुनावी एक्सपर्ट्स अक्सर यह दावा करते हैं कि वोटिंग वाले दिन ही यह पता लगाया जा सकता है कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। और आज हम इन 102 सीटों पर देश का सबसे बड़ा एग्जिट विश्लेषण यानी एग्जिट एनालिसिस आपको दिखाएंगे, जिसमें आज तक के रिपोर्टर्स पोलिंग बूथ से अपना आंखों देखा अनुभव आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो अगले 1 घंटे तक अपने सारे काम छोड़कर ब्लैक एंड व्हाइट देखिए और जानिए कि इस चुनावी मैच के पहले ओवर में किस पार्टी की ओपनिंग कैसी रही है। लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा हमारे सामने आया है वो ये बताता है कि ये एक साइलेंट चुनाव है, एक उत्साहहीन चुनाव है। और आज देश भर में जहां जहां भी चुनाव हुआ है वहां पर अगर एक लाइन में उसके बारे में इसे डिफाइन करना हो, इसके बारे में आपको बताना हो, तो वो ये है कि ये उत्साहहीन चुनाव था आज का और साइलेंट चुनाव था जिसमें वोटर बिल्कुल चुपचाप शांत रहा। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि देश में 35% से ज्यादा लोग आज मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए क्यों नहीं आए और इतनी कम वोटिंग का मतलब क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, वोटिंग बहुत कम रही है और बड़ी संख्या में वोटर्स वोट डालने के लिए गए ही नहीं। आज शाम 7 बजे तक पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर 63.2% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार इन्हीं सीटों पर 70.9% की वोटिंग हुई थी। यानी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 7.7% वोटिंग कम हुई है। और ये जो आंकड़ा है, ये जो गैप है पिछली बार में और इस बार में, बहुत बड़ा गैप ये माना जाएगा, बहुत बड़ा अंतर माना जाएगा, जिससे यह पता चलता है कि इस बार वोटर्स में उत्साह की कमी है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सच्चाई यह है कि पहले चरण में 16 करोड़ 64 लाख वोटर्स में से लगभग 6 करोड़ लोगों ने आज के चुनाव में अपना वोट डाला ही नहीं। 6 करोड़ 12 लाख लोग ऐसे थे जो वोट डालने के लिए नहीं गए। लोकसभा चुनाव में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब पहले चरण के किसी भी बड़े राज्य में पिछली बार से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। पहले से कम ही हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही। आज सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में 77.5%, दूसरे नंबर पर असम 71.5%, 65% जम्मू कश्मीर में, 63.5% मध्य प्रदेश में, 63.3% तमिलनाडु में, 53.7% उत्तराखंड में, 57.9% उत्तर प्रदेश में और बिहार में सिर्फ 47.7% वोटिंग हुई है। सोचिए, बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में। लेकिन आपको पहले ही बता दें, ये आंकड़े शाम 7 बजे तक के हैं, जिनमें बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन बदलाव होगा जरूर। इसलिए पहले बता दूं आपको, ये शाम 7 बजे तक के आंकड़े हैं और हो सकता है इसमें एक बार और बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसलिए विश्लेषण करने के लिए आंकड़े काफी हैं और ये आंकड़े हैरान करते हैं। वर्ष 2019 की तुलना में तमिलनाडु में 10.4% वोटिंग कम हुई है। सोचिए, 10% वोटिंग कम होना बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में 8.7% वोटिंग इस बार कम हुई है। महाराष्ट्र में 9.3% कम वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में 7.1% वोटिंग कम हुई है। राजस्थान में 11.5% कम वोटिंग हुई है। बिहार में 5.9% कम वोटिंग हुई है और पश्चिम बंगाल में भी 7.2% वोटिंग कम हुई है। और जो छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां तो 15 से 25% तक इस बार
कम वोटिंग हुई है। मणिपुर और सिक्किम में 13-13%, अरुणाचल प्रदेश में 16.5%, लक्षद्वीप में 26%, नागालैंड में 26% और असम में इस बार 6.8% वोटिंग पहले के मुकाबले कम हुई है। यानी पूरे देश में ही वोटिंग कम हुई। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है, उन सभी राज्यों में 30 से 40% लोगों ने आज वोट डाला ही नहीं। इसके अलावा पिछली बार बीजेपी को जिन 40 सीटों पर जीत मिली थी, उन सभी 40 सीटों पर औसतन 9% की वोटिंग कम हुई है, जबकि 15 सीटों पर 10% से भी कम वोटिंग हुई है, जिनमें 7 सीटें राजस्थान में हैं, 3 सीटें मध्य प्रदेश में, 2 सीटें अरुणाचल प्रदेश में और 1 सीट उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। तो क्या ये जो शांति है, जैसा मैंने शुरू में ही आपको कहा, ये एक साइलेंट इलेक्शन है। और ये शांति क्या कहती है? क्या ये तूफान से पहले की शांति है? अब ये तूफान किस तरफ जाएगा, इसकी दिशा क्या होगी, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि ये तूफान से पहले की शांति है? इसी तरह जिन 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार जीती थी, उन सीटों पर भी औसतन लगभग 8% वोटिंग कम हुई है। पुलवामा का हमला हुआ था और पुलवामा के इस हमले ने देश के वोटर्स को जगा दिया था। देश के वोटर्स को उसने एक, आप ये कह लीजिए कि उनकी नींद से उठा दिया था और पुलवामा का जो हमला था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना देश के वोटर्स को जगाने में, उनके अंदर जागृति लाने में, और उन्हें लगा कि देश की सुरक्षा के बारे में हमें सोचना पड़ेगा और देश को सुरक्षित अगर कोई रख सकता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। तो 2019 की कहानी ये थी। इस बार राम मंदिर ने भी वही काम किया, पूरे देश के लोगों को जागृत करने का, उन्हें इमोशनल बनाने का और इस जागृति को पैदा करने का। लेकिन राम मंदिर का जो जोश था वो समय से पहले ही अपने चरम पर चढ़कर उतर गया। अगर ये चुनाव राम मंदिर बनने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाते तो शायद बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा होता। अब हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो सरकार का कार्यक्रम नहीं था, वो सरकार के हाथ में भी नहीं था कि कब करना है और कब नहीं करना है। लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, अगर उसके 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर ये चुनाव हो जाता तो शायद बीजेपी को बहुत फायदा होता। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में और पहले चरण के चुनाव में जो अंतराल है समय का, वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया और जो वोटर्स हैं उनका जोश धीरे धीरे ठंडा हो गया। तो आज मैं आपको ये कह सकता हूं कि चुनाव अगर थोड़ा पहले हो जाता तो बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलता, लेकिन राम मंदिर की जो पीक थी वो पहले ही उतर गई। तीसरी बड़ी बात, वोटर्स की उदासीनता का एक मतलब यह भी हो सकता है कि मोदी अब लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। मतलब मोदी इज द न्यू नॉर्मल और लोगों को मोदी की आदत हो चुकी है और शायद उन्होंने यह मान लिया है कि आएगा तो मोदी ही, यानी मोदी इज द न्यू नॉर्मल लोग मान चुके हैं। लोगों ने अपने जीवन में और भारत के राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री मोदी को अब सहर्ष स्वीकार कर लिया है और उन्होंने ये सोचा है कि अब इसमें ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, आएंगे तो मोदी ही, इसलिए चुपचाप बैठो और जिसको समय मिले वो वोट डाल के आ जाए, क्योंकि कोई लहर नहीं है। चौथा, अगर लोग बदलाव चाहते, अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर उदासीनता है तो इसका मतलब यह है कि लोग शायद बीजेपी को नहीं चाहते। तो अगर बीजेपी को नहीं चाहते, अगर वो बीजेपी से नाराज हैं, अगर वो प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हैं और प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव नहीं जितवाना चाहते, वो चाहते हैं कि अगली बार कोई बदलाव हो, तो बदलाव के पक्ष में भी तो कोई उत्साह दिखना चाहिए। अब समस्या यह है कि बीजेपी यानी सरकार के पक्ष में भी कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा, ना तो सरकार के पक्ष में, ना बीजेपी के पक्ष में कोई लहर है और ना ही विपक्ष के लिए कोई उत्साह या लहर दिखाई दे रही है। तो अगर हम ये भी मान लें कि ये जो उदासीनता है ये विपक्ष के लिए अच्छा एक साइन है, तो यह भी गलत होगा, क्योंकि विपक्ष के प्रति भी ना तो कोई उत्साह दिख रहा है और ना कोई लहर दिख रही है। और अनुभवी नेता बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे नेता जिन्होंने 8-8, 10-10 चुनाव लड़े हैं पहले लोकसभा के,
आज वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का चुनाव इससे पहले कभी नहीं देखा और ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चुनाव है। और कंफ्यूजिंग इसलिए है कि ये जो शांति है, जो साइलेंस है, ये वोटर्स की जो उदासीनता है, ये किसी की समझ में नहीं आ रही। ये उदासीनता क्या कहती है? लोग वोट डालने के लिए जा क्यों नहीं रहे? वो चाहते क्या हैं? वो मोदी को चाहते हैं या वो मोदी को नहीं चाहते हैं? वो विपक्ष को चाहते हैं? वो किसी को जिताने के लिए बाहर निकलेंगे या किसी को हराने के लिए बाहर निकलेंगे? लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल रहे। इससे क्या मतलब लगाया जाए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो कुल मिलाकर हम आपको ये बता सकते हैं कि ये बड़ा ही साइलेंट चुनाव रहा है और हो सकता है कि ये तूफान से पहले की शांति हो। अब वो तूफान क्या होगा, किसके पक्ष में जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। और इस विश्लेषण और आंकड़ों के बाद अब आप ये देखिए कि हमारे संवाददाताओं ने आज दिन भर अपनी रिपोर्टिंग के दौरान अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर क्या देखा। देखिए, देश के लोग आज दिन भर यही पूछते रहे एक दूसरे से कि क्या चल रहा है पहले चरण की वोटिंग में। तो अब हम आपको बताते हैं कि आज दिन भर पहले चरण की वोटिंग में इन 102 सीटों पर क्या चल रहा था। और यह फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो आपको कोई और नहीं देगा। इसलिए इस समय चेन्नई से हमारे साथ हैं शिल्पा नायर, जयपुर से शरद कुमार, छत्तीसगढ़ के बस्तर से सुमी राजप्पन, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से मंजीत नेगी, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हेमेंद्र शर्मा, नागपुर से अशोक सिंघल, बिहार के जमुई से रोहित सिंह, उत्तर प्रदेश के रामपुर से कुमार अभिषेक, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से ऋतिक मंडल और जम्मू कश्मीर के उधमपुर से हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस समय मेरे साथ हैं। और ये आज देश का सबसे बड़ा एग्जिट एनालिसिस होगा। आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले हम चलते हैं चेन्नई, क्योंकि आज तमिलनाडु में सबसे बड़ा चुनाव हुआ है। पूरा की पूरा तमिलनाडु आज वहां पर चुनाव थे, पूरे 39 सीटों पर। तो चेन्नई से शिल्पा नायर हमारे साथ हैं। शिल्पा, क्या तमिलनाडु के लोग प्रधानमंत्री मोदी को अपना थाला मानेंगे या नहीं? मेरा पहला सवाल तो यही है। आज आप दिन भर वहां रही, क्या देखा आपने? जी सुधीर जी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बहुत ही फोकस बीजेपी हैज फोकस वेरी मच ऑन तमिलनाडु दिस टाइम अराउंड। अगर प्रधानमंत्री के विजिट्स भी देखें तो जनवरी से उनका 8 या 9 विजिट्स हो चुके हैं अभी तक तमिलनाडु में। तो उससे हमें पता चलता है कि कितने इंटेंस है, कितना फोकस से बीजेपी यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु उनके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तमिलनाडु उनको पता है कि एक आइडियोलॉजिकली एक हॉस्टाइल स्टेट है टुवर्ड्स बीजेपी, टुवर्ड्स हिंदुत्व आइडियोलॉजी। तो उनके लिए तमिलनाडु एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरह है। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री जो भी अगर आप देखें काशी तमिल संगमम से या फिर सेंगोल न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंस्टॉल करने से, ये सब उनका एक तरीका है लोगों को ये बताने के लिए कि वो तमिलनाडु के लोगों का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, इन सबको वो बहुत रेस्पेक्ट करता है। तो इसीलिए he is taking a lot of effort to reach out to the people of Tamil Nadu। यहाँ पे भी जब भी उनका पब्लिक मीटिंग्स होता है तो उनका एक लाइन प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि I regret not knowing Tamil. I'm sorry that I'm not able to speak to you in Tamil. तो the prime minister also wants to show that he's not able to। शिल्पा, मेरा सवाल ये है कि आज तमिलनाडु में भी हमने ये देखा 10% वोटिंग कम हुई है पिछली बार के मुकाबले। तो जो एंथुजियाज्म है वो मिसिंग था। इससे किसको फायदा है, किसको नुकसान है? आप दिन भर इतने सारे लोगों से मिली, क्या लगता है आपको? सुधीर जी, 7 PM का जो डेटा आया है ईसी से वो यही बता रहे हैं हमें कि 72% पोलिंग हुआ है तमिलनाडु में। और अगर आप ये 2019 इलेक्शन से कंपेयर करें तो 2019 में भी 72% था पोलिंग। तो ये फाइनल डेटा नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा शायद। तो फाइनल डेटा हमें रात को या फिर कल सुबह मिलेगा। लेकिन अभी तक हम जो भी डेटा इलेक्शन कमीशन से हमें यहाँ उन्होंने दिया है तो इट्स द सेम एज 2019। उतना डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अर्बन सेंटर्स जो कि चेन्नई, मदुरै, तो शिल्पा, जो आप लेटेस्ट डेटा दे रही हैं, शिल्पा जो आप लेटेस्ट डेटा दे रही हैं कि उतना ही है जितना पिछली बार हुआ था। अब ये हमारे दर्शकों को बताइए कि डीएमके की जो स्थिति है इस समय, क्या वो पहले के जैसी ही है, पहले से बेहतर है? इस बार क्या बीजेपी का खाता वहां खुलेगा?
अगर डीएमके के हम बात करें तो उनका बहुत ही एक कंफर्टेबल पोजीशन है इस बार, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एआईडीएमके और बीजेपी इस बार अलायंस में नहीं है। यस, एंटी इनकम्बेंसी है, गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ा बहुत नाराजगी है लोगों के बीच में, लेकिन ऑपोजिशन स्प्लिट होने के वजह से वो डीएमके के लिए बहुत ही एक एडवांटेज पोजीशन में है डीएमके पार्टी। शायद बीजेपी एंड एआईडीएमके इफ दे हैड फॉट द इलेक्शंस टुगेदर, करीबन 20 सीटों में डीएमके के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हुआ होता, लेकिन बिकॉज द ऑपोजिशन स्प्लिट, डीएमके के लिए इस इलेक्शन में भी वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन 10 सीट ऐसे भी है जहां पे कंपटीशन बहुत टाइट है, एक नेल बाइटिंग फिनिश होगा इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो इस वजह से आज का डीएमके का पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी इलाकों में, उसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में था। फॉर एग्जाम्पल कोयम्बतूर, जहां से तमिलनाडु के बीजेपी चीफ के अन्नामलाई लड़ रहे हैं, वैसे तिरुनेलवेली नयना नागेंद्रन को वहां से फील्ड किया गया है। को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर 40% से 55% तक मुसलमान हैं। आपने पोलिंग बूथ पर आज क्या देखा कुमार अभिषेक? उत्तर प्रदेश का फीडबैक बड़ा जरूरी है पूरे देश के लिए। देखिए सुधीर जी, जैसे आपने कहा कि ये साइलेंट चुनाव है, तो मैंने भी वही ऑब्जर्व किया कि पूरी तरीके से ये साइलेंट चुनाव है। लेकिन साइलेंट चुनाव का मतलब ये नहीं है कि किसी के विरोध में ये चुनाव जा रहा है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था। दरअसल मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि एक सेटल्ड वोट बैंक दोनों तरफ है, और दोनों तरफ सेटल्ड वोट बैंक ने अपने अपने को वोट किया है। ये जरूर है कि वोट परसेंटेज कम है, 57.57% ही वोटिंग हुई है, लेकिन अपना अपना वोट सबने डाला है। ये जरूर है कि उदासी दिखाई दी। एक वक्त था जब हम इन इलाकों में घूमते थे तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें दिखाई देती थी, लेकिन इस बार लाइनें नहीं थी और लोग आराम से आकर अपना वोट दे रहे थे। ये वो इलाका है जब 2019 में जो चुनाव हुए उसमें सपा और बसपा गठबंधन ने 8 में से 5 सीटें जीती थी और 3 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार का जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में अगर आप देखें तो बीजेपी को लगता है कि वो एज पर है, यानी कि वो ज्यादा सीटें इस बार जीतने जा रही हैं। लेकिन मुस्लिम वोटों की बड़ी तादाद जो इस बार साफ साफ दिखाई दिया वो ये कि बहुत ज्यादा उसमें बंटवारा नहीं दिखा है। यानी कि सपा और बसपा एक साथ जब थी तब जो मुस्लिम कंसोलिडेशन था वो आज अलग होने के बावजूद भी वो मुस्लिम कंसोलिडेशन इन 8 सीटों पर था। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये कह सकते हैं कि एक मुश्त ये वोट जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ गया है। लेकिन जो दूसरा वोट है, जो बीजेपी का वोट माना जाता है, उसका भी कंसोलिडेशन हमें दिखाई दिया है।